एफबीआई ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता, वहां अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जर्रा बराबर भी भनक ना पड़ सकी। ना सिर्फ एफबीआई बल्कि यूएस की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी के जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्कट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल सार्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को एल्कट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम एंगलिन और क्लियरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। उसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 सालों की एज से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्कट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्कट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्कट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी इनकी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पे सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना ये डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खता हो चुके थे। उन्होंने ये समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान ना मिल सका। सबको एक ही चीज सताए जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं 3 प्रिजनर्स भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और एफबीआई को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है।
लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता देना चाहिए। यहीं एलन ने एतराफ किया था कि सारा प्लान असल में उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पे एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से चारों प्रिजनर्स मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख करते थे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते थे, जबकि आखिर में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल आवर के दौरान किया जाता था, जब जेल ब्लॉक में काफी शोर शराबा होता है। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है जहां वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। एल्काट्राज में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों प्रिजनर्स भी मेंटेनेंस करने छत पे जाया करते थे और इस बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी फेंस को टॉप कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेन कोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। ये रेन कोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे, जो वो बहाने बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेन कोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बनाई थी, जो कि राफ्ट के काम ना करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। पर एफबीआई के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले प्रिजनर्स अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले एल्काट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेन लैंड में उतरना था, जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। एल्काट्राज के गिर्द सारे मेन लैंड्स पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी या रॉबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले प्रिजनर्स को समंदर निकल गया, या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी एफबीआई को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक बी की छत पे मौजूद फुटप्रिंट्स, जहां ये सारी चीजें बनाई गई थी, वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे, उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब एफबीआई के साथ साथ कोस्ट गार्ड्स, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और यूएस मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में प्रिजनर्स को ढूंढना शुरू कर दिया गया, पर उनको कहीं भी ना प्रिजनर्स मिले और ना ही कोई राफ्ट या फिर लाइफ जैकेट। ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड्स को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैडल मिला, जो कि माना जाता है कि उस राफ्ट का ही पार्ट है। उसके बाद रेन कोट से बने 2 बैग्स भी मिले, जिसमें प्रिजनर्स का पर्सनल सामान जैसा कि फैमिली फोटो और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर्स जिंदा मेन लैंड पर नहीं पहुंचे, क्योंकि ये आइटम्स ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रिजनर आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पे फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली, ना कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी ये भी है कि तीनों प्रिजनर्स राफ्ट से नहीं तो स्विम करके मेन लैंड पहुंच गए होंगे, क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद एफबीआई ने एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विडनर ने एफबीआई को बताया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वो उनके साथ कांटेक्ट में है। कई फैमिली मेंबर्स ने एफबीआई को यह भी बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिन पर 2 खवातीन अजीब से मेकअप में देखी गई हैं, जो शायद जॉन और क्लेरेंस ही भेस बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों खवातीन कभी नजर नहीं आई। इसके अलावा एस्केप के 15 सालों के बाद एंगलिन ब्रदर्स के कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फोटो भी कैप्चर कर ली।
उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये एंगलिन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन यूएस मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं इनकी एज एंगलिन ब्रदर्स से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था जब एंगलिन ब्रदर्स के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता ना चल सका। एस्केप के अगले ही साल एल्काट्राज को बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हार कर FBI ने भी ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिए। अब सिर्फ यूएस मार्शल सर्विस है जहां ये केस अभी तक खुला हुआ है, और ये तब तक खुला रहेगा जब तक या तो प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते, उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती, या फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती। एल्काट्राज आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिस्ट ब्लॉक बी की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं जहां 60 साल पहले एंगलिन ब्रदर्स, फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।